नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ये बहुत चर्चा का विषय बना हुआ था और आज भी बना हुआ है और हमेशा से भी बना रहेगा। तो सबसे पहले ओपीएस आया था, उसके बाद एनपीएस आया था, उसके बाद यूपीएस आया था। तो चलिए इसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं यूपीएस के बारे में। ये क्या है और इसके क्या फायदे हैं, इसके क्या नुकसान हैं। तो पहले देखते हैं एनपीएस से नाराजगी और ओपीएस की वापसी की मांग। 2004 में लागू एनपीएस में बाजार का जोखिम और अनिश्चितता थी, जिससे कर्मचारियों में भारी असंतोष था। तो पहले देखते हैं ओपीएस। ओपीएस जो है ये 2004 के पहले चलता था। तो इसमें होता ये था कि अगर कोई व्यक्ति 20 साल नौकरी कर लेता है तो वो पेंशन का हकदार हो जाता है। तो होता ये था कि जैसे मान लीजिए 20 साल की उम्र में किसी की नौकरी लगी और 20 साल वो नौकरी कर ली, यानी 40 साल की उम्र में वो जो है वो अगर नौकरी छोड़ भी देता है तब भी उसको बेसिक प्लस डीए का 50% जो है वो पेंशन मिलता रहेगा। तो अब उसको नौकरी करने की जरूरत क्या है? और अगर 40 साल बाद उसे ऐसे ही पेंशन मिल रही है तो नौकरी करने की जरूरत क्या है? आधा पैसा ऐसे ही मिल रहा है। तो इससे जो है लोग नौकरी छोड़ते गए और सरकार पर इसका बोझ बढ़ता गया। तो इसी को देखते हुए एनपीएस लाया गया और एनपीएस में ये प्रावधान किया गया कि 10% पैसा जो है कर्मचारी के काटा जाएगा और सरकार जो है इसमें 114%, यानी 10% जोड़ेगी, यानी दुगना पैसा होगा, फिर 4% सरकार जोड़ेगी, यानी 14% जोड़ेगी। और ये शेयर मार्केट में लगाया जाएगा और बाजार जोखिम पर ये आधारित रहेगा। मार्केट अगर बढ़ेगा तो ये पैसा बढ़ेगा, अगर मार्केट घटेगा तो ये घटेगा। और इसके बाद जो है कर्मचारी यदि रिटायरमेंट पर ये 60% पैसा मैक्सिमम निकाल सकता है और 40% जो पैसा बचा रहेगा उस पर उसको पेंशन दिया जाएगा। तो मान लीजिए किसी कर्मचारी का 50 लाख रुपया पूरी सर्विस में जमा हुआ तो वो 30 लाख रुपया निकाल सकता है और 20 लाख पर उसको पेंशन मिलेगा। तो इसमें क्या होता है कि जैसे पेंशन का जो अमाउंट होता है वो बहुत कम हो जाता है। जैसे किसी को 5,000, किसी को 3,000, किसी को 2,000। लेकिन ओपीएस था, ओपीएस में अगर कोई 60 साल नौकरी कर लेता है तो उसकी पेंशन अगर अप्रोक्स में मान के चलिए कि उसका पेंशन 60 प्लस ही रहता था। तो यही कारण से लोगों में नाराजगी जाहिर हुई, ओपीएस की मांग की गई। तो सरकार ने एक मध्यम मार्ग निकाला और ये मध्यम मार्ग बना यूपीएस। और यूपीएस यही मध्यम मार्ग हुआ। इसको जो है मार्च 2023 ईस्वी में लाया गया। डॉक्टर टीबी सोमनाथन समिति एक गठित की गई और इसकी समीक्षा के लिए, एनपीएस की समीक्षा के लिए गठित की गई और मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा यूपीएस को आधिकारिक मंजूरी दी गई 24 अगस्त 2024 को। और 1 अप्रैल 2025 से संपूर्ण भारत में यूपीएस लागू होने की आधिकारिक तिथि की घोषणा कर दी गई। अब देखते हैं इसका सीधा लाभ 23 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी को मिलेगा। यानी यूपीएस के लाभार्थी ये योजना के किन कर्मचारियों के लिए है, तो देख लेते हैं इसमें कि मौजूदा कर्मचारी 1 अप्रैल 2025 को एनपीएस के तहत कार्यरत सभी केंद्रीय व रेलवे कर्मचारी। अब नए कर्मचारी भी इसमें शामिल हैं, यानी 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद सेवा में शामिल होने वाले नए रिक्रूटमेंट्स, ये लोग जो हैं ये आपका यूपीएस में शामिल होंगे। सेवानिवृत्त कर्मचारी, यानी 2004 से 31 मार्च 2025 के बीच रिटायर हुए एनपीएस कर्मचारी, न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा जो है उसकी होनी चाहिए, वो आपका यूपीएस में जा सकता है। राज्य सरकार के कर्मचारी, यदि राज्य सरकार इसे अपनाती है, जैसे महाराष्ट्र सरकार ने मंजूरी दे दी। आगे देखते हैं योगदान इसमें क्या है। तो इसमें जो है कर्मचारी का 10% पैसा बेसिक प्लस डीए का काटा जाएगा यूपीएस में और सरकार के द्वारा 10% जो है मैचिंग कॉन्ट्रीब्यूशन दी जाएगी और 8.5% जो है फुल कॉर्पस दिया जाएगा। यानी कि सरकार के द्वारा 18.5% जोड़ा जाएगा। और एनपीएस में क्या होता था कि 10% कर्मचारी का कटता तो था, लेकिन सरकार के द्वारा 14% ही जोड़ा जाता था और इसमें जो है सरकार के द्वारा 18.5% जोड़ा जाएगा, यानी कि दायरा थोड़ा सा बढ़ा दिया गया। अब आगे देखते हैं इसके 5 प्रमुख स्तंभ हैं। इसमें जो है एक निश्चित पेंशन है, यानी 25 साल की सेवा पर अंतिम 12 महीने के औसत वेतन का 50%,
निश्चित पेंशन होगा। अब देखिए ओपीएस में होता क्या था कि 25 साल की सेवा अनिवार्य नहीं थी, उसमें 20 साल की सेवा अनिवार्य थी। लेकिन इसमें जो है 25 साल की सेवा अनिवार्य है और अंतिम 12 महीने के औसत वेतन का 50% निश्चित पेंशन मिलेगा। अब देखते हैं 25 साल की सेवा पर अंतिम 12 महीने के औसत वेतन का 50% निश्चित पेंशन। पारिवारिक पेंशन यानी कर्मचारी की निधन पर पत्नी पत्नी का अंतिम पेंशन का 60% हिस्सा। न्यूनतम पेंशन जो है इसमें 10 साल की न्यूनतम सेवा पर 10,000 रुपये प्रति माह की गारंटी। और जैसे जैसे मान लीजिए कि आप नौकरी करते, जैसे 20 साल नौकरी करके आप छोड़ दिए, तो उसमें होगा क्या कि उसी के अनुपात में जो है आपको पेंशन दी जाएगी। और न्यूनतम पेंशन 10 साल की न्यूनतम सेवा पर 10,000 रुपये प्रति माह की गारंटी जो है महंगाई से सुरक्षा है। औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर नई महंगाई राहत जो है महंगाई से सुरक्षा। अब देखते हैं एक मुख्य भुगतान हर 6 महीने की सेवा के लिए मासिक वेतन बेसिक प्लस डी 51/10 हिस्सा एक मुफ्त मिलेगा। अब देखते हैं 6 महीने की सेवा के लिए मासिक बेसिक प्लस डीए का 1/10 एक मुफ्त मिलेगा। पेंशन कम किए बिना ये मिलेगा। अब इसके सीमाएं देख लेते हैं, यानी कि क्यों लोग इससे खफा हैं और नहीं इसको अपनाना चाहते हैं। जैसे एक बार यूपीएस चुनने के बाद आप वापस एनपीएस में नहीं जा सकते, यह निर्णय अंतिम है। यानी इसके बाद कभी भी आप लाइफ में यूपीएस के बाद एनपीएस नहीं चुन सकते हैं, या भविष्य में यदि ओपीएस आए तो ओपीएस में भी नहीं जा सकते हैं, ये अंतिम है। वेतन से कटौती, ओपीएस पुरानी पेंशन मुफ्त थी, यानी ओपीएस में कोई पैसा नहीं कटता था, लेकिन यूपीएस में कर्मचारी को हर महीने से 10% देना अनिवार्य रहेगा। और इसमें जो है एक मुफ्त निकासी यानी पर असर लमसम ट्रेड ऑफ, यदि आप 60% एक मुफ्त कर्व निकालते हैं तो आपकी मासिक पेंशन उसी अनुपात में कम हो जाएगी। इसमें जैसे मान लीजिए कि अगर पैसा आप निकाल लेते हैं तो आपकी पेंशन बचे हुए पैसे का पेंशन मिलेगा, यानी कम मिलेगा। इसमें एक जो है इसका नुकसान ये भी है कि जैसे मान लीजिए कर्मचारी 40 साल पर अगर नौकरी छोड़ देता है तो उसे पेंशन मिलेगी 60 साल की उम्र होने के बाद, यानी 60 साल के बाद ही पेंशन मिलेगी। अगर 55 साल पर भी नौकरी छोड़ देता है या डिसमिस हो जाता है या रिमूवल हो या कोई भी कारण से, तो उसको पेंशन जो मिलेगी वो 60 साल के बाद ही मिलेगी। तो सबसे बड़ा नुकसान ये है। आगे देखते हैं अब ओपीएस एनपीएस यूपीएस तीनों में देख लेते हैं। निश्चित पेंशन जो है इसमें ओपीएस में 50% है और बाजार आधारित है, और यूपीएस में जो है 50% है, लेकिन 25 साल की नौकरी के बाद। कर्मचारी के योगदान देख लेते हैं, इसमें 0 है, इसमें 10% है, इसमें भी 10% है। सरकार का योगदान देख लेते हैं, इसमें सरकार का योगदान नहीं है, इसमें एनपीएस में 14% है, इसमें 18.5% है। महंगाई राहत इसमें है, इसमें महंगाई राहत नहीं है क्योंकि ये बाजार जोखिम पर आधारित है, इसमें भी है। बाजार का जोखिम देख लेते हैं, इसमें 0 है, इसमें बहुत अधिक है क्योंकि ये उसी पर डिपेंडेंट है। इसमें आंशिक है, केवल एक मुफ्त निकासी पर है। कर्मचारी के दृष्टिकोण से देखते हैं यूपीएस और एनपीएस। ये जो है बाजार क्रैश होने पर रिटायरमेंट फंड डूबने का डर रहता है इसमें, एनपीएस में स्थिर आय की कोई गारंटी नहीं है। और यूपीएस जो है ओपीएस जैसी मनोवैज्ञानिक सुरक्षा, बिना रिस्क के जीवन भर 50% का आय और महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी, लेकिन 60 साल की उम्र होने के बाद ही। और जो है इसमें जो है यदि मान लीजिए आप 25 साल की सेवा अनिवार्य होनी चाहिए तभी आपको 50% मिलेगा अंतिम 12 महीने का। आगे देखते हैं एनपीएस के लचीलेपन के साथ ओपीएस के सुरक्षा का बेहतरीन संगम जो है। सरकार और रेलवे का दृष्टिकोण वित्तीय स्थिरता, ओपीएस का खतरा, बिना फंड जारी की योजना जो भविष्य में सरकार को दिवालिया कर सकती थी, इसीलिए सरकार ने यूपीएस को लाया। यूपीएस का समाधान है एक फंडेड योजना है। यूपीएस में कर्मचारी के 10% योगदान जारी रहेगा। यह पैसा बाजार सरकारी प्रतिभूति में निवास होता रहेगा। करदाताओं पर अचानक बोझ नहीं पड़ेगा और कर्मचारी को सुरक्षा भी मिलेगी। यह एक विन विन समझौता है। पूल कार्बस का जादू देखें इसमें, तो ये कैसे इंडिविजुअल कॉर्पस जो है कर्मचारी 10%, सरकार का 10%। यदि बाजार के खराब प्रदर्शन के कारण इंडिविजुअल कॉर्पस बेंचमार्क से कम रह जाता है। इसमें पूल कॉर्पस जो है सरकार का अतिरिक्त 8.5% है और एनपीएस में 4% है। तो पूल कॉर्पस में पैसा डालकर उस कमी को पूरा किया जाता है ताकि 50% गारंटी रेखा कभी न टूटे। माइग्रेशन प्रक्रिया देख लेते हैं यूपीएस में कैसे शामिल हो।
तो यूपीएस में शामिल होने के लिए ये डेडलाइन सितंबर 2025 तक ही था। वन टाइम स्विच का विकल्प था, यदि कुछ नहीं चुना तो डिफॉल्ट रूप से एनपीएस ही लागू रहेगा। जो व्यक्ति यूपीएस के लिए एप्लीकेशन नहीं दिया है वो एनपीएस में ही रहेगा, यानी बाय डिफॉल्ट वो रहेगा एनपीएस में। ऑनलाइन ऑप्शन था, ई एनपीएस पोर्टल पर लॉगिन करें और एनपीएस को यूपीएस माइग्रेशन चुनें, प्रान नंबर उसके बाद डालना था। ऑफलाइन जो है नए कर्मचारियों के लिए फॉर्म 1A1, मौजूदा कर्मचारियों के लिए फॉर्म A2, सभी फॉर्म डीडीओ ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर को जमा करने होते थे। अब इससे देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में हमेशा आ रहे हैं डिपार्टमेंटल एग्जाम में। क्या मैं यूपीएस चुनने के बाद भविष्य में वापस एनपीएस में जा सकता हूँ? नहीं, यूपीएस से एनपीएस में संभव नहीं है, अंतिम निर्णय है। यदि मेरी नौकरी 10 वर्ष से कम है तो मुझे क्या यूपीएस का लाभ मिलेगा? तो इसमें नहीं मिलेगा। 10 वर्ष से कम सेवा पर यूपीएस लागू नहीं होगा, आपको एनपीएस नियमों के तहत ही भुगतान मिलेगी। अब क्या पुरानी सेवा अवधि की गणना होगी? हाँ, रेलवे सरकारी नियमों के अनुसार प्रमाणित सेवा अवधि की गणना 50% या अनुपातिक पेंशन के लिए की जाएगी। यूपीएस से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या यूपीएस में भी एनपीएस की तरह टैक्स छूट मिलेगी? तो हाँ, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 के तहत एनपीएस के समान ही टैक्स छूट लागू होगी। क्या ये यूपीएस चुनने पर ग्रेजुएटी का लाभ मिलेगा? बिल्कुल, यूपीएस सब्सक्राइबर को 25 लाख रुपए तक की रिटायरमेंट ग्रेजुएटी और डेथ ग्रेजुएटी का लाभ मिलेगा। पहले ग्रेजुएटी की सीमा जो थी ये 20 लाख थी, इसे बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। यदि मैंने इस्तीफा दिया है तो क्या होगा? अब देखिए, इस्तीफा देने या बर्खास्त किए जाने पर यूपीएस के लाभ नहीं मिलेंगे, आपका पैसा यूपीएस नियमों के तहत ही मिलेगा। यूपीएस केवल एक पेंशन स्कीम नहीं है, यह बाजार के विकास और भविष्य की सुरक्षा के बीच उत्तम संतुलित मार्ग है। सितंबर 2025 की समय सीमा से पहले डीडीओ संपर्क कर, ये जिसको लेना था वो ले चुके हैं और जिसको नहीं लेना था वो बाय डिफॉल्ट एनपीएस में ही रहेंगे और या ओपीएस में। तो चलिए दोस्तों, यूपीएस को हम लोग एक अच्छे तरीके से देखें, तो इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद।